हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड लिखना यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, सॉलिड में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात याद रखें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये एक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है जो हमने गॉस थ्योरम की पढ़ी थी और उसकी पिछले वीडियो में एक एप्लीकेशन करी थी जिसमें हमने 3 केसेस एक साथ लिए थे। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर हम ले रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस अलग क्यों है दूसरे स्फीयर्स के थ्रू? कंडक्टिंग सॉलिड हो या होलो हो या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, तो उससे यहाँ पर अलग है केस। उसकी वजह यह है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब चार्ज दिया जाता है ना बच्चों, देखो यहाँ पर ये मान लो मैं यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाता हूँ। इसको अगर चार्ज दिया जाता है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके पूरे मतलब वॉल्यूम में। ओके, यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज जो है, मैंने क्यू चार्ज इसको दिया और यूनिफॉर्मली ये क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस बात को आप जो है अपने जहन में बिठाएं। बस यहीं से कहानी बदल जाती है। यहीं से कहानी किस चीज़ की बदल जाती है? हमने दूसरे स्फीयर के बारे में पढ़ा, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज सरफेस पर होता, यानी ऊपर ऊपर होता, बस अंदर नहीं रहता। ओके, और अगर ये खोखला होता और नॉन कंडक्टिंग होता, खोखला होकर यानी कि हॉलो होता, तो भी ऊपर ऊपर रहता चार्ज, अंदर नहीं रहता। ओके, तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी, बट इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, बाहर और सरफेस पर तो केस सेम रहेगा यहाँ पर, बट अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डिफरेंस आने वाली है। बस वही डिफरेंट पढ़ने के लिए इस कंसेप्ट को हमने अलग लिया है बाकी सारे स्फीयर के कंसेप्ट से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, उसके लिए हमें मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, r है, कैपिटल R मान लो। ओके, 3 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है A पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो कि सरफेस पर है B, और तीसरा पॉइंट कहीं भी अंदर स्फीयर के अंदर कहीं भी है, उसको C पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं इनसाइड। तो हम सबसे पहले केस 1 ले रहे हैं। यहाँ पर देखो केस 1, इसमें जो है पॉइंट को हम इनसाइड आउटसाइड वाला पॉइंट लेंगे, एट A। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट A, मतलब आउटसाइड द सरफेस। तो उसके लिए हमें वही सिंपल सा तरीका है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा 2 तरीकों से। सबसे पहले एक ट्रेडिशनल तरीका, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है। ओके, इस बात को आप इमेजिन करो, ऐसे बाहर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ओके, मतलब इस पॉइंट से जो है परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय जो सरफेस है यहाँ पर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से क्या तरीका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? तो सिंपल सी बात है, जितना चार्ज अंदर है क्यू इनसाइड, मतलब जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है, यानी कि गॉसियन सरफेस मानी हमने यहाँ पर, और गॉसियन सरफेस क्या होगी इसकी? एक स्फीयर ही होगी, क्योंकि एक स्फीयर ही लेंगे तभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेगी। तो इसलिए जो क्यू इनसाइड है इस सरफेस के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ये दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने E डॉट S इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल करके सामने आएगा। अब यहाँ पर जो S यानी सी सरफेस एरिया है, कौन सा लेना पड़ेगा हमें? ये गॉसियन सरफेस वाला। और ये गॉसियन सरफेस कौन सी है? एक स्फीयर है। एक स्फीयर है, उसका रेडियस क्या है? कैपिटल R नहीं है, उसका रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो उसका रेडियस है मान लिया जाए स्मॉल r है। मतलब इस केस में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। ओके, ये बात इमेजिन कर पा रहे हो बिल्कुल? मतलब बाहर है
तो यहाँ पर जो है हम इस स्फेयर का सरफेस एरिया लेंगे, वो कितना आएगा 4πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एनी स्फेयर, हर स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² इज इक्वल टू। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने फिर cos थीटा क्यों नहीं लगाया, cos थीटा क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर E.S है यानी कि ES cos थीटा लगाना चाहिए था। उसकी वजह ये है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके हर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही निकलेगा, तो cos थीटा लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें नॉर्मली पास हो रहा है ना, तो उसका cos कंपोनेंट लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर लगाओगे भी तो cos 0 1 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इसका जो एरिया है इससे 0 डिग्री का एंगल बनाकर वो जो है लाइन्स पास हो रही हैं, तो cos 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, Q/ε0। तो वही केस आ जाएगा जो कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, 1/4πε0 Q/r²। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं आकर देख लेता हूँ कैमरा में। हाँ, तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको। तो ये वही केस आ गया, ये आउटसाइड हम इसको कह सकते हैं, आउटर सरफेस पर वो केस आ गया जो कि हमने सॉलिड कंडक्टिंग या होलो स्फीयर के अंदर पढ़ा था। दूसरा केस हम लेने वाले हैं केस 2। इसमें जो है एट पॉइंट बी यानी ऑन द सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वही दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकालेंगे यहाँ पर। पहला जो है E.S और दूसरा जो है गॉस थ्योरम के ज़रिए से। और यहाँ पर जब हम एक गॉस थ्योरम मानेंगे तो यही इसी स्फीयर पर आ जाएगी ना गॉस थ्योरम। ओके, बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे हो आप, गॉस थ्योरम इस स्फीयर पर ही आ जाएगी। ओके, तो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो पूरा ही चार्ज कहलाएगा यहाँ पर, तो Q/ε0, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो E.S इज इक्वल टू Q/ε0, वही चार्ज Q अंदर रहने वाला है इसके जो इसके अंदर था, क्योंकि वही सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज है वही लिया जा रहा है पूरा चार्ज। ओके, तीसरे केस में कहानी बदल जाएगी, अभी हम पढ़ेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर इस केस में R कैपिटल R के बराबर है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा इस स्फीयर का 4πR² इज इक्वल टू Q/ε0, नो डाउट। और यहाँ पर भी जब हम इसको निकालेंगे तो वही केस बनेगा 1/4πε0 Q/R²। ये चीज़ बनने वाली है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम सरफेस पर। ओके, अच्छा, इन दोनों केसेस में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी कर रही है। अगर हम बात करें E आउटसाइड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ओके, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर वो भी R² के प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट मान सकते हैं हम। R घटता गया और कहाँ तक पहुँच गया, R कैपिटल R तक पहुँच गया, तो भी यहाँ तक जो है प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब अंदर जाएंगे, फील्ड के इस स्फीयर के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, वो खेल की बात है और वो ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बात है। तो ये C पॉइंट मैंने लिया है। केस 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर। इनसाइड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है वो हम देखेंगे। उसके लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान में लाना पड़ेगा, जो कंसेप्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, जो मैंने बताया था कि चार्ज बाय वॉल्यूम, मतलब इसके इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है इनसाइड वाले केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर वही हम लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है इसके इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, दो तरीके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है यहाँ पर। E जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है मल्टीप्लाइड बाय ये जो गॉसियन सरफेस अपने ने अंदर ली है, अंदर के साइड लेना पड़ेगी। अब हमें एक गॉसियन सरफेस, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो दूसरे पेन से मैं बनाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगी क्योंकि मैं अंदर के साइड निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये वाली जो सरफेस है
वो हमने मानी, तो एस सरफेस इसको मान लो। ओके, फाई ई गॉस थ्योरम के थ्रू, अब गॉस थ्योरम के थ्रू थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर Q नहीं है, जैसे यहाँ पर Q था और इस जगह पर Q था, यहाँ पर Q नहीं है, पूरा चार्ज नहीं है। इस छोटे स्फीयर के अंदर अंदर जितना चार्ज है वो लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ दिस चार्ज, वो कितना चार्ज है उसको Q डैश मान लेते हैं हम, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो हो जाएगा इस R को R² मान लेते हैं। इस केस में जो है R कैपिटल R से छोटा है, बात समझ में आती होगी इतनी तो। ओके, अब ये दोनों के थ्रू वही तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये जो है इस तरीके से निकलेगी, दोनों को इक्वेट करके। सॉरी, यहाँ पर Q डैश है, यहाँ पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वही स्मॉल R², क्योंकि यहाँ पर R कैपिटल R से जो है छोटा है, तो यहाँ पर जो है यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको। इधर मैं फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। 4πr² इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² इज इक्वल टू Q डैश डिवाइडेड बाय R²। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी 1/4πε0। सॉरी, यहाँ पर मैं R² क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ε0। गॉस थ्योरम के थ्रू ε0 डिवाइडेड में लेना चाहिए था मुझे। 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q डैश अपॉन R²। अब सवाल ये उठता है कि ये Q डैश यानी कि ये जो चार्ज है वो कितना होगा, बस वो निकालना ही इस वाले कंसेप्ट की जड़ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ओके, तो उसके लिए एक चीज़ आपने पढ़ी है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसके टाइम पे हमने पढ़ा था, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो। ओके, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस पूरे स्फीयर की हर जगह पर सेम रहेगी, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो क्या करने वाले हम, तो देखो अगर हम बात करें कि पूरा चार्ज कितना है इसका, तो पूरा Q चार्ज डिवाइडेड बाय पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा दो 4/3πr³, यानी कि कैपिटल R³, यानी कि स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। अब यहाँ पर दूसरे केस में हम निकालते हैं रो, यानी कि इस छोटे वाले स्फीयर के केस में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस केस में भी रो तो सेम आएगा, क्योंकि रो यानी कि डेंसिटी इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है हमने माना है चार्ज Q डैश डिवाइडेड बाय इतने स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3π और स्मॉल r³। इमेजिन कर पा रहे हो, जो क्यूब है यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम है। तो ओके, अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो Q डैश की वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए हम यहाँ पर फंसे हुए थे कि Q डैश है क्या, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो Q/4/3π कैपिटल R² इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3π कैपिटल R स्मॉल r³। अब यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा Q डैश की वैल्यू इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय R³, Q मल्टीप्लाइड बाय R³ बाय R³। ओके, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, और वो रिजल्ट क्या होगा, Q मल्टीप्लाइड बाय R³ डिवाइडेड बाय R³, और ये वाला R² यहाँ पर है, तो ये वाले R² से ये R³ कैंसिल हो जाएगा, तो R बचेगा। तो ये रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आएगा, E इनसाइड वो इतनी रहने वाली है, Q बाय QR बाय R³। ओके, अब गौर से देखना, ये सारी के सारी क्वांटिटी है चार्ज, और ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर Q इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल r के, मतलब जितना r बढ़ेगा उतना जो है E भी बढ़ता जाएगा सरफेस तक, और फिर उसके बाद हमने देखा सरफेस पे आने के बाद में आउटसाइड घटता जाएगा। ओके, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है वो बना लेते हैं।
तो यहाँ से मैं इसको बैठा रहा हूँ। ग्राफ है, लास्ट कंसेप्ट है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ग्राफ कैसा बनने वाला है इसका। E वर्सेस R का ग्राफ बनाते हैं हम। ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर और यहाँ पर R है, बढ़ता जा रहा है। ये R एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस। यहाँ तक R जो है मतलब इतने इतने एरिया में, इतनी इतनी लाइन में R कैपिटल R से छोटा है और यहाँ पर वो जो है R कैपिटल R के बराबर हो गया। और अगर हम आगे जाएंगे तो R कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। तो इतने इतने एरिया में तो लीनियरली, ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके आगे अगर हम चलते जाएंगे तो क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैराबोलिकली घटते जाएगी इस तरीके से। तो दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R ऑफ नॉन कंडक्टिंग, सॉरी कंडक्टिंग नहीं यार, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको लेक्चर कैसा लगा। और आप से मैंने एक पोल डालकर पूछा था कि लाइव क्लासेस लेना चाहिए या नहीं, तो लगभग हर बच्चे ने बोला कि लाइव क्लासेस लेना चाहिए। तो कुछ ऑडियंस हो जाए, कम से कम ये समझ लीजिए कि 20-25 बच्चे एक साथ देखें तो लाइव क्लासेस लेने में मज़ा है। तो हम उसको जल्दी शुरू करेंगे, बट अभी तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नया कंसेप्ट लेकर।